नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। मैं आपका इंग्लिश इंस्पेक्टर पंकज यादव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट स्टेट बोर्ड पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है सेंट्रल आइडिया। एक क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में देखा जाता है, जो 4 नंबर के लिए पूछा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 2-3 सेंट्रल आइडिया आता है, उसमें से आपको एक पोयम का सेंट्रल आइडिया आपको लिखना पड़ता है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। ठीक है, जो आप ये जो 4 आज सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, इसमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको डायरेक्ट आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस चारों को याद कर लीजिएगा और तभी आप एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि इसमें से एक सेंट्रल आइडिया आपको देखने को आपके एग्जाम में जरूर मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सब सेंट्रल आइडिया को हम लोग देख लेते हैं और समझ लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये जो पहला जो सेंट्रल आइडिया है, वो है हमारे चैप्टर डस्ट ऑफ स्नो से। यानी कि एक हमारा ये जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, हाँ, देखिए जी, द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि हमारा जो पोयम डस्ट ऑफ स्नो है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इज अ स्मॉल एंड सिंपल पोयम। यह एक छोटी और सिंपल सामान्य सी पोयम कविता है। यह एक छोटी और सामान्य सी कविता है विद अ डीप मीनिंग, एक गहरे अर्थ के साथ। भले ये जो कविता है एक छोटी कविता है, एक साधारण सी कविता है, लेकिन इस कविता में बहुत ही गहरा अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, इट एक्सप्रेसेस, यह व्यक्त करता है, यानी कि यह कविता बताती है, व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस, महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स, छोटे चीजों का। यह कविता छोटे चीजों के महत्व को बताती है इन चेंजिंग, कि बदलने में, वंस एटीट्यूड, किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को, किसी भी व्यक्ति के दृष्टिकोण को छोटी चीजों के बदलने में उसके महत्व को क्या करती है? दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी चीजें किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को क्या कर देती है? बदल देती है। तो वो जो चीज किसी व्यक्ति के दृष्टिकोण को बदल दे रही है, तो वो कोई चीज छोटी नहीं है, वो देखने में छोटी है, लेकिन उसका जो महत्व है वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। द पोयम रिट्रेट्स, कि यह कविता हमें यह भी बताती है दैट की द लिटिल थिंग्स, की छोटी छोटी चीजें इन लाइफ, जीवन में, कैन मेक, बना देती है ह्यूज चेंजेस, कि बहुत ज्यादा परिवर्तन इन आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य में। ये हम कविता हमें ये भी दोहराती है, यह बताती है कि जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो हमारे भविष्य में बहुत ज्यादा बड़े परिवर्तन को दिखा देती है या बना देती है। ठीक है, इट आल्सो शोज दैट, यह कविता ये भी दिखाती है कि इफ, यदि, वी टेक द हार्ड टाइम्स ऑफ लाइफ, कि यह कविता हमें यह भी दिखाती है कि यदि हम जीवन के कठिन समय को क्या करते हैं? लेते हैं इन स्ट्राइड, कि सहजता से। कि यह कविता हमें यह भी बताती है कि यदि हम अपने जीवन के कठिन समय को सहजता से लेते हैं, इवेंचुअली, अंततः, समथिंग विल हैपन, कि अंततः कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं टू चेंज आवर सिचुएशन, जो हमारी स्थिति को बदल देता है इनटू हैप्पियर टाइम्स, कि खुशहाल समय में। यानी कि ये कविता हमें ये भी बताती है कि यदि हम अपने जीवन के कठिन से कठिन समस्याओं को सहजता से ले लेते हैं, तो अंततः कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारे सिचुएशन को, जो हमारे बेकार से बेकार सिचुएशन को एक खुशहाल समय में क्या कर देता है? बदल देता है। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का रहा सेंट्रल आइडिया। ठीक है, तो चलिए दूसरे चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखते हैं। ये दूसरा जो चैप्टर है वो है फायर एंड
आइस। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये भी बार बार पूछा जाने वाला पोयम है जिसका सेंट्रल आइडिया आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके सेंट्रल आइडिया को भी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए फायर एंड आइस, इसका नाम से ही पता चल रहा है कि आग और बर्फ, इसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आग से रिलेटेड होंगी, आइस से यानी कि बर्फ से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आइए इसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग देखते हैं। देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोयम, यह सुंदर कविता, कंपोज्ड, सजाई गई है बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, किसके द्वारा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। यानी कि कोई भी जो पोयम होता है ना, ध्यान में रखिएगा, कोई भी जो पोयम होता है उसके राइटर नहीं होते हैं, उसके कंपोजर होते हैं। क्या होते हैं? कंपोजर। जैसे कोई सॉन्ग होता है ना, तो उस सॉन्ग के भी राइटर नहीं होते हैं, कंपोजर होते हैं। ठीक है, क्योंकि गाने को हम या पोयम को हम सजा के लिखते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ये जो सुंदर कविता है, इसके जो कंपोजर है वो कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। द पोएट, यानी कि ये जो कवि हैं, हैज ट्राइड, प्रयास किए हैं, ये जो कवि है वो प्रयास किए हैं, टू ब्रिंग डिफरेंस, अंतर बताने का, बिटवीन द फायर एंड आइस, आग और बर्फ के बीच। तो ये जो पोएट है यानी कि जो कवि है वो आग और बर्फ के बीच अंतर को बताने का प्रयास किए हैं। विच रिप्रेजेंट्स, जो दर्शाते हैं, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपुल, दो अलग अलग प्रकार के लोगों को। यानी कि आग और जो बर्फ है, ये दो अलग अलग प्रकार के लोगों को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट्स करते हैं, दर्शाते हैं, बताते हैं कि जो लोग हैं वो भी कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, जिसके अनुसार, द वर्ल्ड, जिसके अनुसार, द वर्ल्ड यानी कि संसार, पेरिस, समाप्त होगा, ट्वाइस, दोबारा, जिसके अनुसार जो संसार है वो दोबारा समाप्त होगा, वन बाई फायर, एक बार आग के द्वारा। यानी कि ये जो संसार है एक बार आग के द्वारा समाप्त होगा, एंड देन, और तब, बाई आइस, और तब किसके द्वारा ये संसार समाप्त होगा? बर्फ के द्वारा। यानी कि ये जो संसार ये जो वर्ल्ड है, ये जो संसार है, ये समाप्त होगा, यानी कि इसका पूरा से पूरा नाश होगा एक बार फायर के द्वारा, यानी कि एक बार आग के द्वारा, एंड देन बाई आइस, और दोबारा बर्फ के द्वारा। ठीक है, ये बताना चाहते हैं कौन? पोएट यानी कि कवि। द पोएट फील्स दैट, यानी कि जो कवि हैं ये महसूस करते हैं कि, द आइस ऑफ हेट्रेड, कि ये जो कवि हैं वो ये महसूस करते हैं, ठीक है, कि द आइस ऑफ हेट्रेड, घृणा की बर्फ, यानी कि घृणा करने की जो बर्फ है, ठीक है, इज एज पावरफुल, ठीक उतनी ही शक्तिशाली है, एज द फायर ऑफ डिजायर, कि इच्छा की आग के जितना, यानी कि इच्छाओं के आग के जितना ही घृणा की बर्फ क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है, यानी लोग जो एक दूसरे से देखकर घृणा करते हैं, ठीक है, ये उतना ही खतरनाक है जितना कि इच्छाएं हमारी होती है। ठीक है, जैसा कि गौतम बुद्ध कहते भी हैं, यानी कि गौतम बुद्ध ने कहा भी था कि संसार में लोगों के पास दुख है तो उन दुखों का कारण जो है उनकी इच्छाएं हैं। यदि आप ज्यादा इच्छाएं रखेंगे तो आप बहुत ज्यादा दुखी होंगे। ठीक है, तो ये पोएट भी यही कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि घृणा की आग, ठीक है, घृणा की बर्फ इच्छा की आग की जितनी ही शक्तिशाली है, टू ब्रिंग कंप्लीट एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, इस संसार को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए, ठीक है, घृणा की बर्फ, ठीक है, इच्छा की आग के जितनी ही क्या है? शक्तिशाली है। ठीक है, तो ये जो है ये रहा आपके इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर का हम लोग देखते हैं सेंट्रल आइडिया। ये तीसरा चैप्टर है अमेंडा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एवरी ईयर पूछा जाता है, ये एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मतलब एवरी ईयर पूछा जाता है। ठीक है, आइए इसके सेंट्रल आइडिया को भी देख लेते हैं। अमेंडा, ठीक है, एक लड़की होती है। ठीक है, आप लोग अगर पढ़े होंगे अपने चैप्टर में, ठीक है, और आपके गुरुजन पढ़ाए होंगे,
ठीक है, ये आपकी मैम पढ़ाई होंगी तो बताई होंगी कि एक एमेंडा लड़की है, ठीक है, जो शरारती है, घर में शरारतें करते रहती है, ठीक है। उसी चैप्टर का ये हम सेंट्रल आइडिया देखने वाले हैं, ठीक है। हाँ देखिए, दिस ब्यूटीफुल पोयम, करेक्ट, यह सुंदर कविता, ठीक है, यह सुंदर कविता इज कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन, यानी कि यह जो कविता है रॉबिन क्लेन के द्वारा लिखी गई है या सजाई गई है, ठीक है। द पोयम, यह कविता फोकसेस, क्या करता है, फोकस करता है, प्रकाशित करता है ऑन द अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब होता है पालन पोषण के ऊपर। यह जो कविता है पालन पोषण के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है, केंद्रित करता है, ऑफ अ स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे से बच्चे का। ये जो कविता है एक छोटे से बच्चे के पालन पोषण के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है। हुज नेम, जिसका नाम है, इज अमेंडा, जिसका नाम क्या है, अमेंडा, यानी कि ये जो कविता है एक अमंडा नाम की लड़की के, ठीक है, जो एक छोटी सी बच्ची है उसके पालन पोषण के ऊपर क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। आगे देखिए, इट फोकसेस ऑन द स्ट्रगल, कि यह संघर्ष के ऊपर भी क्या करता है, फोकस करता है, विच अ चाइल्ड इज फेसिंग, कि जिसको एक जो बच्ची है वो सामना कर रही है, यानी कि जिन संघर्षों का वो बच्ची सामना कर रही है उस संघर्षों के ऊपर भी यह कविता क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। पोएट रॉबिन क्लेन, ये जो कवि है रॉबिन क्लेन है, मेक्स द इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कि जो पोएट रॉबिन क्लेन है, ठीक है, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु को भी क्या करते हैं, बताते हैं, दैट की द चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, शुड नेवर बी डेप्रिवाइव्ड, कि जो बच्चे हैं उनको कभी भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए, ऑफ देयर फ्रीडम, उनकी आजादी से, यानी कि बच्चों को उनकी आजादी से कभी भी वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अगर बच्चों को वंचित किया जाएगा तो बच्चों का पूर्ण रूप से डेवलपमेंट यानी कि विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो उनके विकास के लिए उनको कभी भी उनकी आजादी से वंचित नहीं करना चाहिए, ठीक है। हाउएवर, कैसे भी, इट इज द पेरेंट्स, ये वो माता पिता हैं, हु आर रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, कि ये वो माता पिता ही है जो क्या है, जिम्मेदार है, फॉर द प्रॉपर अपब्रिंगिंग, कि एक उचित ढंग से पालन पोषण के लिए, ऑफ देयर चाइल्ड, उनके बच्चे के। ये जो पोएट है वो ये कहना चाहते हैं कि जो बच्चे हैं उनके प्रॉपर यानी कि उचित देखभाल के लिए, पालन पोषण के लिए वो माता पिता ही हैं जो क्या है, जिम्मेदार है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको याद भी कर लीजिएगा, ठीक है, और याद करके आप एग्जाम में जरूर जाएगा क्योंकि ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस चैप्टर का यानी कि पूरी किताब का बहुत ही अच्छा एक पोयम है, ठीक है, जिसका नाम है फॉग, ठीक है, फॉग, यानी कि दोस्तों देखते हैं फॉग का भी सेंट्रल आइडिया है जो इसको देख लेते हैं, ठीक है। फॉग, ठीक है, फॉग का मतलब होता है कोहरा, फॉग का मतलब क्या होता है, कोहरा, ठीक है। तो इसमें जो कवि है वो कोहरे को लेकर एक पोयम लिखे हैं, ठीक है, कोहरे के गुण को लेकर कवि जो है एक पोयम लिखे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। फॉग इज अ वेरी स्मॉल पोयम, जो फॉग है वो बहुत ही एक छोटी कविता है, कंपोज्ड बाय कार्ल सैंडबर्ग, जो कार्ल सैंडबर्ग के द्वारा लिखी गई है, यानी कि ये जो कविता है एक छोटी सी कविता है, ठीक है, और उसके जो लेखक है, कंपोजर है, वो है कार्ल सैंडबर्ग है, ठीक है। द पोयम फॉग, यानी कि ये जो कविता जो फॉग है, रिफ्लेक्ट्स, दर्शाती है, पोएट्स इंटरेस्ट, कि कवि के रुचि को, इन नेचुरल वर्ल्ड, कि प्राकृतिक संसार में, यानी जो कविता है वो ये दर्शाती है, यानी कि इस कविता से ये पता चलता है कि ये जो पोएट कार्ल सैनबर्ग है उनका जो इंटरेस्ट है वो नेचुरल वर्ल्ड में भी है, ठीक है। ही
हैज पर्सोनिफाइड फॉग एज अ कैट, कि उन्होंने एक फॉग की तुलना यानी कि कोहरे की तुलना एक कैट यानी कि बिल्ली से की है। यानी कि ये जो कवि है उस फॉग की यानी कि कोहरे की तुलना किससे किए हैं? बिल्ली से किए हैं। अब कुछ तो रीजन रहा होगा, ठीक है, तुलना करने का, ठीक है। अब रीजन को आइए देखते हैं, ठीक है। एज जैसे, कैट कम्स साइलेंटली, जैसे जो बिल्ली है वो धीरे धीरे आती है, साइलेंटली शांतिपूर्ण तरीके से आती है, स्लोली धीरे धीरे आती है, विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ नॉइज, बिना किसी प्रकार के आवाज किए। जैसे जो बिल्ली होती है बिना किसी प्रकार के आवाज किए, ठीक है, वो आती है। फॉग आल्सो कम्स इन द सेम वे, यानी कि जो कोहरा है वो भी ठीक उसी तरीके से आता है। जैसे बिल्ली हमारे घर में आती है तो हम लोग को पता नहीं चल पाता है, ठीक है। और हमारे गांव शहरों खेतों खलिहानों में कोहरा जब आता है तो भी पता नहीं लग पाता है। इसीलिए जो पोएट है वो फॉग की तुलना किससे की है? कैट से की है, ठीक है। इट सिट्स साइलेंटली ऑन इट्स नीज, कि यह शांतिपूर्ण तरीके से अपने घुटनों पर बैठ जाता है, लाइक कैट, एक बिल्ली के समान। एक बिल्ली के समान ही जो फॉग है वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है। इट डज नॉट डिस्टर्ब अस, ये जो कोहरा है वो हम लोगों को परेशान नहीं करता है, डिस्टर्ब नहीं करता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, इट लीव्स अस, ये हम लोग को छोड़ के चला जाता है, यानी कि जो फॉग है वो कुछ समय पश्चात क्या होता है? गायब हो जाता है, ठीक है। पोएट टेल्स अस दैट, ये जो कवि है वो ये बताते हैं कि नेचर इज अलाइव, कि जो नेचर है वो क्या है? जीवित है। एंड एक्टिविटीज ऑफ नेचर, और प्रकृति की जो गतिविधि है, कीप्स ऑन गोइंग, चलती रहती है, इन द सेम वे, ठीक उसी तरीके से, साइलेंटली शांतिपूर्ण तरीके से। कि जो कवि है यानी कि जो पोएट है ये बात बताते हैं कि ये जो हमारा जो नेचर होता है ना वो जीवित होता है, और जो नेचर के अंदर होने वाली जो गतिविधियां हैं वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है, शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से वो हमेशा चलती आ रही है। यानी कि नेचर कभी भी रुकता नहीं है, इसकी जो गतिविधियां है वो हमेशा चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको आगे और देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे आपके जितने भी सेंट्रल आइडिया थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिएगा, ठीक है। आपको इसी चैनल पर हम पढ़ाए हैं नरेशन, ठीक है। इसी पर हम क्या पढ़ाए हैं? नरेशन पढ़ाए हैं, जाइए आप उसे देखिए, ठीक है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस पर हम लोग आपको बताने वाले हैं या आपको समझाने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ध्यान में रखिएगा कि ये कुछ ऐसे क्वेश्चन आंसर हम आपको बताने वाले हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में आपको क्या होंगे? देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहीं पे हम डिस्कस करेंगे, यहीं पे हम आपको बताएंगे, यानी कि इसी यूट्यूब चैनल पर हम आपको बताएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे 3 से 4 ऐसे हम ऐसे आपको बताएंगे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।